नमो नमः। प्रिय बच्चों, आपने पाठ 1 का प्रथम चरण देखा। आज उसकी पुनः आवृत्ति करेंगे। केवल मात्र आपको ये परिचय देना चाहूँगी कि ये प्रथम पाठ था हमारा अकारांत पुल्लिंग का, जिसमें अ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान दिया गया था और कुछ उसके शब्दों को पुनः दोहराना चाहूँगी, पुनः कहना चाहूँगी। यथा एषः, ये शब्द था जिसका अर्थ है यह, कह का अर्थ है कह, कौन, चषकः गिलास, शौचिकः दर्जी, शुनकौ, शुनकौ अर्थात दो कुत्ते, शुनकः एक वचन होगा तो एक कुत्ता, बलिवर्दः बैल, पाठ में प्रयोग में आया है, बलिवर्दौ द्विवचन में प्रयोग में आया है, बलिवर्दौ का अर्थ है दो बैल, कृषकः किसान। ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्द क्यों है इसका हम अभिज्ञान करेंगे। इस अभिज्ञान के लिए मात्र हमें ध्यान रखना है, इस अभिज्ञान के लिए मात्र हमें ध्यान रखना है, मैं आपको अभ्यास सिखा रही हूँ, हम इनका अभ्यास कैसे करेंगे। देखिए, पहले आपने पिछली 5वीं कक्षा में व्यंजन वर्ण पढ़े थे। व्यंजन यानी क ख ग घ ङ, ये सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में हम इन्हें हलंत से नहीं दिखाते। आप देखिए, मैंने एक छोटी सी टेढ़ी रेखा नीचे लगाई है। इन सभी 5 वर्णों के नीचे आपको एक तिरछी छोटी सी रेखा दिखाई देगी जिसे हम हलंत कहते हैं। क वर्ण पर भी मैंने हलंत दिखाया है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यदि मैं क का उच्चारण करना चाहूँ, आपको ध्वनि आएगी क, जिसमें अ का स्वर 7 संवेद रूप से मिला है। क जमा अ, तभी बनेगा क, जिसमें अ की ध्वनि है, इसीलिए हम उसे अकारांत कहते हैं। जैसे बालकः शब्द पढ़ा आपने अभी, उसका अर्थ था बालक, जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द था। तो जो भी स्वर साथ में जुड़ा होगा उसके अनुसार वर्ण में मात्रा लगेगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने प्रथम वर्ण लिया है क, उसमें अ की मात्रा जोड़ने पर बनेगा क, क में आ जोड़ने पर बनेगा का। इसी प्रकार से जैसे जैसे मात्रा परिवर्तित होती जाएगी, हमारी लेखनी उसी के अनुसार होगी। लेखन में, लिपि में हम उसी प्रकार से उसे लिपिबद्ध करेंगे। यदि छोटी ई होगी तो की लिखेंगे, यदि बड़ी ई होगी तो की लिखेंगे। जैसे नदी शब्द में आता है, नदी में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो बड़ी ई होगी तो नदी की तरह बड़ी ई दिखाएंगे हम उसे। क में छोटा ऊ यदि है तो को, और बड़ा ऊ है तो कू बन जाएगा। तो हलंत वे वर्ण है। हलंत हम यदि स्वरों और व्यंजनों को एक साथ संवेद जोड़ दें तभी वो पूर्ण वर्ण बनता है। तो व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और व्यंजन में स्वर जोड़ने पर ही उसका हम इकट्ठा उच्चारण कर सकते हैं। मैंने आपके ध्यान के लिए एक और विशेष रूप से शब्द लिखा है विसर्ग। ध्यान दीजिए, यदि नर शब्द कहें, नर का अर्थ है पुरुष, मनुष्य, और नर में 2 बिंदु साथ में लिखे हैं, उनका अर्थ है विसर्ग, जिसकी ध्वनि होती है ह। हम उच्चारण करेंगे नरह। ध्यान दीजिएगा, उसका उच्चारण होगा नरह, ह की ध्वनि आएगी और उसके लिए हम उसके दाईं ओर 2 बिंदु लगाते हैं। अब वर्ण विच्छेद का अभ्यास करते हैं कुछ शब्दों से। यथा नरह, आप ध्यान देंगे, न में मैंने हलंत लगाया है, उसमें अ है, र जमा अह, और ये शब्द शुद्ध मैंने लिखा है या नहीं इसकी पहचान मैं इस तरह से कर सकती हूँ। स्वर और व्यंजन को साथ जोड़ जोड़ कर नीचे लिख कर देखिए। इसी तरह से इसको एक ब्रैकेट बनाइए, उससे स्वयं चेक हो जाएगा आपका कि आप शब्द का विच्छेद शुद्ध कर रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि नीचे लिखा शब्द भी वही होना चाहिए जो आपके प्रारंभ का शब्द था। यथा नीचे देखिए न और रह, तो नरह बन गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, बालकः, ब जमा आ, ल जमा अ, क जमा अह। आप अ को और विसर्ग को अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं, अ और विसर्ग, और रूप बन गया हमारा बालकः, जिसका अर्थ है बालक, लड़का।
नरः का अर्थ पुरुष, बालकः बालक, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों का ही अध्ययन कर रहे हैं हम। तीसरा शब्द है कृषकः। आप देखेंगे इसमें किंचित अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। नीचे आप री देख रहे हैं, कृषकः का अर्थ है किसान, क जमा री, श अ और क अह। उच्चारण पुनः सुनिए, क जमा री, श अ क अह। तो नीचे देखिएगा आप, नीचे जब उसे जोड़कर देखेंगे तो नीचे का रूप भी वही होगा, कृषकः। शौचिकः हमने पढ़ा था, आपको याद होगा प्रथम कक्षा में। शौचिकः का अर्थ क्या था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, दर्जी। और हमने पढ़ा था शौचिकः किम करोति, सः वस्त्रम सिव्यति, वह कपड़े सीता है। यहाँ देखेंगे शौचिकः, स जमा औ, क्योंकि दो ओ की मात्राएं हैं हमारे पास, स जमा औ च ई क अह, शौचिकः। इसी प्रकार से काकः, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। काकः का अर्थ है कोआ, क जमा अ क, ध्यान दीजिएगा, क जमा आ क जमा अह, तो रूप बन गया काकः। तो रूप है काकः अर्थात कोआ। इसी प्रकार से हम वर्ण संयोजन भी कर सकते हैं यदि हमें टूटा हुआ वर्ण मिले। देखिए, हम संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे राजा ने दूसरे से संधि का विच्छेद कर दिया, आप सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं, राजा ने दूसरे राजा से अपनी संधि तोड़ दी। और संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना, जब भी हम दो चीज़ों को मिलाते हैं उसका अर्थ होता है संयोजन। संयोजन का अर्थ है जोड़ना। जैसे अब पहला शब्द देखिएगा आपके पास है कपोतः। संयोजन बहुत सरल है, मात्र आपको ये ध्यान देना है यदि कोई एक स्वर आ गया तो दूसरा स्वर आपने नहीं लिखना। छात्र बहुधा ये लिखने में गलती करते हैं, अशुद्धि करते हैं कि एक स्वर के बाद भी वो अ जोड़ देते हैं। उनका सोचना है हर वर्ण के साथ अ ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो मात्रा या जो स्वर एक बार जुड़ गया और यदि वो वर्ण आधा है, व्यंजन है केवल मात्र, तो उसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा। अभी मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रथम उदाहरण में देखेंगे क अ प ओ त अह, कपोतः। कपोतः अर्थात कबूतर। और दूसरा शब्द देखिएगा, पीछे देखिए, स्यूतः। स्यूतः का अर्थ है थैला, बैग। उसमें स आधा है, आधा है अर्थात वो व्यंजन है स्वयं में, उसमें कोई अ जुड़ा नहीं है, इसलिए हम उसे आधा ही दिखाएंगे। हल वर्ण को अर्थात हलंत को या व्यंजन को हम आधा ही दिखाएंगे, इसलिए हम उसमें अ नहीं जोड़ेंगे। ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए इस प्रश्न पर आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि यदि आप उसमें अ जोड़ देंगे तो बेटा वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसमें अ मत जोड़िए जो व्यंजन आधा है अथवा द्वित्व है, जहाँ दो वर्ण लिखे हैं, उसका भी हम अभ्यास करेंगे अभी आगे ऐसे शब्द आने पर। पुनः ध्यान दीजिए, स य उ, क्योंकि उ जो है, ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, स्यूतः, यहाँ उ शुद्ध अशुद्ध लिखा गया है, उ बड़ा होना चाहिए। स्यूतः, क्षमा कीजिएगा, उ बड़ा होना चाहिए, त जमा अह, स्यूतः। यदि उ छोटा होता, एक अशुद्धि हुई है लेखन में, मुझसे ही अशुद्धि हुई। उ यदि छोटा होता तो हम छोटा उ लिखते, यहाँ उ बड़ा है, थैले के लिए है, तो बड़ा उ लगाकर स्यूतः अर्थात थैला। अब अगला शब्द है धावतः। धावतः का अर्थ है धावती। मैंने आपको धाव धातु बताई थी, दौड़ने के लिए आती है। मैंने बताया था आपको संस्कृत में क्रिया के लिए धातु शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया यानी जैसे पढ़ता है, पठती, बोलता है, वदती, ऐसे दौड़ता है तो धावती। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे अभ्यास से शब्दों को 5-7 पाठों में सुन लेंगे तो आपको स्वयं अच्छा लगने लगेगा। छोटे छोटे निर्देश आपको स्वयं समझ आने लगेंगे। पर एक अभ्यास की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्योंकि संस्कृत में है पाठ्य पुस्तक में, प्रश्न की पहले हिंदी पर ध्यान दीजिए, साथ साथ संस्कृत का भी ध्यान दीजिए। परीक्षा में प्रश्न जो है वो संस्कृत में लिखे हुए आएंगे। यदि आप उसकी हिंदी समझ आएंगे तो आपको उसकी संस्कृत का भी अभ्यास साथ ही हो जाएगा। जैसे तीसरा वर्ण है हमारे पास धावतः। ध आ व अ
धावतः अर्थात द्विवचन में था, वे दो दौड़ते हैं। जैसे बालकौ धावतः, यदि मैं वाक्य कहती हूँ, दो बालक दौड़ते हैं। अब अगला शब्द है वृषभ। वृषभ का अर्थ है बैल। अब इसमें आप देखेंगे नीचे री है, रिकार नीचे लगा हुआ है, तो व में मैं अ नहीं जोड़ूंगी। अब व में मैं री जोड़ूंगी, व हलंत लगाकर री श अ भ अह वृषभ। इसी प्रकार से आगामी शब्द बहुत सरल है, गजः। वृषभ का अर्थ क्या है? बैल। आपने बलिवर्दौ भी पढ़ा था, वो भी इसका पर्यायवाची है। किसान बैलों से खेत जोतता है, पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था। अब एक और शब्द आया वृषभ, ये उसी का पर्यायवाची है। अब अगला शब्द है गजः। गजः का अर्थ है हाथी। ग अ ज अह गजः। गणपति जी की एक और नाम भी है गजानन। आप देखते हैं क्योंकि उनका गजमुख है, तो आप उनसे यदि कोरिलेट कर लें, यदि किसी की चीज़ को किसी से जोड़ लेंगे तो सरलता से याद कर लेंगे। गज का अर्थ है हाथी। आगे देखेंगे दीपकः। द में बड़ी ई है, द ई प अ क अह दीपकः। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद बेटा बहुत सरल है, मात्र आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैंने स्वयं एक अशुद्ध रूप लिखकर दिखाया है। जैसे आपने देखा मृगः। अब मृग में बहुधा छात्र क्या शुद्धि करते हैं, री भी लिख दिया और अ भी लिख दिया। उससे आप चाहे आपने वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन शुद्ध किया हो, मात्र एक छोटी सी अशुद्धि से आपका आधा अंक कट जाता है या शिक्षक जो है आपके अंक काट लेता है। तो ध्यान दीजिए, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद इन दोनों को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है स्वयं आप जोड़कर देखिए, मन में उच्चारण करके देखिए, और अंतिम यदि स्वर है और विसर्ग है तो विसर्ग अवश्य डालिए। तो इससे अभी आपके कभी भी लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। उसके बाद देखिएगा आगामी शब्द है शुकः। शुकः का अर्थ है तोता। और श उ क अह इसलिए मैंने इस पे लिखा शुकः। शुकः एक वचन में है, शुकौ दो तोतों को कहते हैं, शुकाः बहुवचन का रूप है इसका। ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शब्द रूप भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे और ज़्यादा शब्द रूप 7वीं कक्षा में है। यहाँ आपको मात्र शब्दों का परिचय दिया जा रहा है, इसलिए शब्दों को ध्यान रखिए, आपके लिए नए शब्द हैं और आपको सीखकर बहुत अच्छा लगेगा। आप रात में चंद्रमा देखते हैं और चंद्रमा को संस्कृत में चंद्रः कहते हैं। च अ न द के नीचे आप देखेंगे रिकार है, र का रेफ है, र अह चंद्रः। अब इसमें द में अ नहीं हमने जोड़ना क्योंकि नीचे र भी है और उसके अंत में अर्थात द आधा है, उसके नीचे र है और अ है, तो ये बन गया चंद्रः। इसी प्रकार से मृगः। मृगः का अर्थ है हिरन। म री वही गोल री रिकार है, ग अह मृगः, तो ये शब्द बन गया मृगः अर्थात हिरन। अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास पर आ जाएं आप। हमने पहले प्रारंभ में देखा था, पाठ्य पुस्तक में अकारांत पुल्लिंग शब्द देखे थे, फिर उनके अर्थ हैं आपके पाठ्य पुस्तक में बड़े सरल रूप से दिए गए हैं। अब उसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, कुछ नवीन शब्द हैं, वही उसमें कुछ शब्दों का हम अब आवृत्ति करेंगे। यथा छात्रः, छात्र है बालक, पढ़ने वाला, स्टूडेंट जैसे आप हैं। गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः शिक्षक, शिक्षक अर्थात टीचर जो आपके गुरु हैं। इसी प्रकार से मकरः मगरमच्छ, दीपकः दीपक, मयूरः मोर, बिडालः बिलाव, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः अभी मैंने आपको बताया चंद्रमा, बालकः बालक लड़का, चालकः वाहन चलाने वाला चालक जिसे हम ड्राइवर भी कहते हैं, गायकः गाने वाला गायक। अब आगामी आप देखेंगे चित्राणि दृष्ट्वा नामानि उच्चारयत, यहाँ दिया है आपको नामानि उच्चारयत। आगामी कक्षा में, इसी कक्षा में सबसे बड़ी विशेषता है आपके ये 10 नंबर बहुत सरलता से आपके पास आ जाते हैं।
हमारा दूसरा प्रश्न उसमें रचनात्मक लेखनम होता है और उसमें चित्र दे दिए जाते हैं और आपको ऊपर एक ब्रैकेट बनाकर इन क्लूज को उसमें दे दिया जाता है। आपको मात्र उसमें से ढूंढ कर ये संस्कृत नाम लिखने हैं। तो आपको ये केवल इन शब्दों की पहचान करनी है। यथा वहाँ पर कृषकः के बाद पर्यंकः लिखा होगा। कृषकः है किसान और पर्यंकः है पलंग, जबकि दूसरे चित्र में है बैल ऋषभ। आप सरलता से इन नामों को याद कर लेंगे। तो ये सभी अकारांत पुल्लिंग रूप है। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमारा पाठ का शीर्षक भी है अकारांत पुल्लिंगः। आपके शब्दों का परिचय की श्रृंखला में पहला पाठ है। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाष टेलीफोन। आप टेलीफोन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूरभाष हिंदी में भी प्रयोग में लाया जाता है, दोनों शब्द लिख सकते हैं। काकः कुआ और शौचिकः दर्जी। अब यदि आपने ये शब्द कंठस्थ करने हैं, आप इन शब्दों को एक बार जंबल्ड वे में लिख लीजिए अथवा स्वयं इसी तरह से हाथ रख कर याद कीजिए। और जब परीक्षा में आते हैं तो आप बड़ी सरलता से शब्द के नीचे मंजूषा से छांट कर उसका नाम लिख सकते हैं। और ये 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न अथवा वार्षिक परीक्षा में 8 या 10 नंबर का भी प्रश्न आता है, तो ये नंबर बड़ी सरलता से आपको मिल जाते हैं। अब आप आगे देखेंगे, अभ्यास है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन के साथ पद लिखिए। जैसा प्रथम शब्द है चषकः, च अ श अ क अ, चषकः। चषकः मैंने आपको पहले भी बताया था, याद आया आपको? पाठ का प्रथम शब्द ही था चषकः अर्थात गिलास। उसी तरह से क्रम से आप उस शब्द को मन में जोड़कर देखिए। जो आपके सामने वर्ण संयोजन के लिए शब्द वर्ण लिखे हैं उनका मन में उच्चारण कीजिए। स ओ च ई क अह। आप बड़ी सरलता से शौचिकः पर पहुंच जाएंगे। केवल आपको ध्यान ये देना है कि जो आपने शब्द पढ़े हैं वो शब्द कौन से हैं और उनसे क्या संयोजन करके क्या शब्द बन रहा है। आप बड़ी सरलता से शुद्ध शब्द पर पहुंच जाएंगे। और शुद्ध शब्द को लिखकर देखिए। यदि आप मात्रा अशुद्ध डालेंगे आपको स्वयं को ही पता चल जाएगा। यदि बड़ी ई गलती से लिख जाते हैं, च के आगे ई डालते हैं, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि च में बड़ी ई नहीं है, च में छोटी ई है जो पहले लगेगी। तो इस तरह से आप अपने शब्द की शुद्धि की स्वयं जांच कर सकते हैं। आपको जांच की किसी अन्य की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अभ्यास बेटा आपको अवश्य करना है। यदि छात्र आप सरलता से अभ्यास स्वयं करते हैं, इस पाठ को यदि आवश्यकता पड़े आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। केवल मात्र 2-3 बार ध्यान से देखने पर आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक रिडल की तरह है, एक पजल की तरह है। आप स्वयं शब्द बनाएंगे, स्वयं शब्द को शुद्ध रूप से लिखेंगे। आगामी शब्द था शुनकौ। श उ न अ। अब मन में जोड़ते जाइए, क औ तो बन जाएगा शुनकौ। आप इसी तरह से आगे चलेंगे। धावतः, ध आ व अ त अ, धावतः। अंतिम विसर्ग को आपने नहीं छोड़ना। अंतिम विसर्ग यदि आपने छोड़ दिया तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। मैंने आपको कहा उससे आपका आधा अंक कट सकता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। और अगर आप आधा शब्द बेटा लिख देंगे या बाद के विसर्ग नहीं डालेंगे, जो 2 बिंदु हैं मैंने आपको बताया उनका उच्चारण क्या होता है, विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग। और छोटी सी जो आड़ी सी रेखा है, जैसे वृद्धा, आगामी शब्द है वृद्धा, अगला शब्द है व के नीचे जो मैंने छोटी सी टेढ़ी रेखा आप देख रहे हैं लिखी हुई, वो है हलंत। व री द ध आह बन गया वृद्धा। आप इस वृद्धा को रिकार डालकर भी लिख सकते हैं, ये द को हलंत डालकर भी वृद्धा लिख सकते हैं। दोनों रूप शुद्ध हैं। अब आगामी शब्द देखिए, गायंती। अब यदि मैं गायंती में बड़ी ई सोचूं और बाद में बड़ी ई लगा दूंगी तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। तो न से पूर्व आधी, न से पूर्व छोटी की मात्रा आ जाएगी और शुद्ध शब्द बन जाएगा गायंती। आप इसी प्रकार से आगामी अभ्यास कीजिए। और आगामी अभ्यास को हम पाठ के 3य चरण में भी कर सकते हैं। आप देखिए कि आगे भी चित्र देखकर उससे पूर्व पदों का वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, जैसा मैंने अभी आपको अभ्यास करवाया था
वो आपका वर्ण विच्छेद इसी में है, आपके सामने है। जैसे लघु शब्द है ल अ घ उ के बाद आप विसर्ग देखेंगे और नीचे हमने एरोज बनाकर आप देखेंगे उन्होंने एक आपको ल को संवेद करके जोड़ करके दिखाया पहले जमा करके, और घ में ऊ जोड़कर दिखाया गुहु, और रूप बन गया लघु। इससे आप स्वयं जांच कर लेंगे कि जो आप वर्ण विच्छेद दिखा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, क्योंकि नीचे वाला रूप सामने वाले रूप से मिलता जुलता होना चाहिए। आपने शब्द को जो विच्छेद किया उसके नीचे भी आपने वही रूप लिखा है जो आपका प्रारंभ का शब्द था, लघु था। तो इसी प्रकार से सिव्यति में आप ध्यान से देखेंगे बड़ी ई की मात्रा है। सिव्यति का अर्थ है सीता है। शौचिकः वस्त्राणि सिव्यति, दर्जी कपड़े सीता है, आपने पाठ में पढ़ा था। सिव्यति का अर्थ है सीता है, एक सीता है, एक व्यक्ति सीता है, एक वचन में था। तो स में बड़ी ई है, व आधा है, व में य की आवश्यकता नहीं है, य की आवश्यकता नहीं, य में अ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए व आधा है, य में अ आएगा। ध्यान दीजिएगा, व में अ की आवश्यकता नहीं है, य में आएगा और वो बन गया सिव्य। त में छोटी ई है सिव्यति, त में आप प्लस ई दिखाएंगे। अब मैं पुनः इसका आपको वर्ण विच्छेद बता रही हूँ। स ई व य अ त ई सिव्यति। आगामी शब्द है वर्णाः, व र ण व अ र देखिएगा न के ऊपर गया हुआ है, और र की इस र की विशेषता क्या है, जहाँ इसका उच्चारण होता है उसके पूर्व वर्ण में ये लिखा जाता है। जैसे आशीर्वाद, बहुधा आप लिखते हुए अशुद्धि कर देते हैं। आशीर्वाद, श के बाद शी के बाद इसका उच्चारण हो रहा है, तो व की आ की मात्रा के ऊपर गोल रिकार जाती है। तो उसी प्रकार से वर्णा, व में अ जोड़ेंगे हम, व आह, और बन गया वर्णाः। इसी प्रकार से कुकुरऊ, कुकुरऊ का अर्थ है दो कुत्ते। आपने शुनकऊ पढ़ा था, शुनकऊ और कुकुरऊ दोनों का अर्थ है दो कुत्ते, द्विवचन में है। कुकुरः एक कुत्ता, द्विवचन में है कुकुरऊ, और बहुवचन में है कुकुरा, दो कुत्ते। और उसके आप वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क छोटा ऊ, अब इसमें अ नहीं लगाना क्योंकि हमने ऊ जोड़ दिया है। अब अगला क जो है आप देखिए आधा है, उसका अर्थ है उसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा, तो आप क को हलंत दिखाएंगे, प्लस क में फिर से छोटा ऊ, र में औ। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण फिर से सुनिए ध्यान से। क हलंत छोटा ऊ, क हलंत जमा क हलंत जमा ऊ छोटा ऊ, र औ कुकुरऊ। आगामी शब्द है मयूराः, म अ जमा य बड़ा ऊ, र आह मयूराः। आगामी शब्द है बालकः, उसको हमने पहले भी देखा था, आपको देखते ही याद आ जाएगा। ब हलंत आ ल अ क अह बालकः। इस प्रकार रूप बना बालकः। अब तीसरा प्रश्न है आपके पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। पहली पंक्ति है एक वचन की, दूसरी पंक्ति है द्विवचन की, और तीसरी पंक्ति है बहुवचन की। चषकः अर्थात एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकाः बहुत से गिलास। कक्षा में बेटा जब आप एक बार संस्कृत सुनने का अभ्यास कर लेंगे तो हम इतना अधिक हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको संस्कृत सुनने का अभ्यास हो जाएगा। हम साथ साथ हिंदी अनुवाद अवश्य करेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको हिंदी नहीं समझाएंगे, हिंदी का प्रयोग अवश्य करेंगे, लेकिन आपको संस्कृत सुनने का अभ्यास हो जाएगा तो हर शब्द की हिंदी का अर्थ करने की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको श्रवण गोचर हो जाएंगे। आप उससे बच्चों से जब आप शब्द परिचित हो जाते हैं बच्चे शब्दों से, तो उन्हें शब्द को समझने में कठिनाई नहीं होती। आगामी शब्द है बलिवर्दः, जिसका अर्थ पढ़ा था हमने बैल। एक वचन में होगा बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। आप मेरे श्रवण
पाठ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे आपने अभ्यास के रूप में करना है। आपने कोई उत्तर पुस्तिका नई नहीं खरीदनी है बाहर जाकर। आपके पास पिछली कक्षा की यदि कोई भी उत्तर पुस्तिका खाली पड़ी है हिंदी की, उसमें यदि पेज काफ़ी सारे बाकी हैं, आप उसे ही अपनी इस संस्कृत की उत्तर पुस्तिका बना लीजिए। जब विद्यालय खुलेंगे, आपकी शिक्षिकाएं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, वे आपकी स्थिति जानते हैं, आप उस अभ्यास को शुद्ध रूप से उसमें उतारिए। इसे आज का आप अपना गृह कार्य समझिए, होमवर्क समझिए, और इस पूरे के पूरे अभ्यास को ध्यान से सुनकर, ध्यान से समझकर उसमें सॉल्व कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखते जाएंगे तो उत्तरों में आपके अशुद्धि नहीं होगी। यदि आपको कहीं पे किंचित कठिनाई हो, थोड़ी सी कठिनाई हो, समझ ना आया हो, आप इस पाठ को पुनः देखें और समझ करके इन उत्तरों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और बाद में जो हम असाइनमेंट के मार्क्स देते हैं, वो असाइनमेंट के मार्क्स हम इन्हीं आपकी कॉपीज़ पर सॉल्व्ड आंसर्स के आधार पर करेंगे, ताकि सरलता से हम सिलेबस में पीछे न रह जाएं, आपका सिलेबस सुगमता से चल सके। यही हमारे इन कक्षाओं का प्रयास भी है बेटा, और ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप साथ साथ इस होमवर्क को करेंगे। यदि आप इस होमवर्क को नहीं करेंगे, पाठ को नहीं सुनेंगे, तो इस प्रयास का कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी कक्षा में जो अच्छे अंक आते हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम संस्कृत लेने पर, संस्कृत पढ़ने पर पूरे अंक पाएँ, क्योंकि संस्कृत भाषा, संस्कृत के लिए कहा जाता है सरला सरसा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सरल भी है, रसपूर्ण भी है। जब आप इसका शुद्ध उच्चारण करने लगें तो इसको सुनने में बहुत आनंद आता है। और ये भी गर्व का विषय है कि हमारी ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। तो इसको जब आप सीखने लगेंगे, छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, तो आपको गर्व का अनुभव होगा कि आपने एक नई भाषा सीखी और एक पूर्णता का एहसास भी होगा। इसी प्रकार से आगे शब्द है हमारा तृतीय शब्द शुनकः। शुनकः आपने पहले भी पढ़ा था, जिसका अर्थ है कुत्ता। एक वचन में शुनकः, द्विवचन में शुनकौ और बहुवचन में है शुनकाः। ये शब्द रूप है बेटा। आगे चलकर हम शब्द रूप पढ़ेंगे, बड़ी कक्षा में हम पूरा शब्द रूप भी पढ़ेंगे। षष्ठी कक्षा के अंत में भी हम पूर्ण शब्द रूप सीखेंगे, पर अभी मात्र आपको प्रथमा विभक्ति यानी पहला रूप आपको सिखा रहे हैं। आगे देखिएगा, 2 ब्लैंक्स हैं, मृगः, मृगौ, मृगाः। मृगः एक वचन, एक हिरन, मृगौ 2 हिरन और मृगाः बहुवचन में बहुत से हिरन। सौचिक शब्द से अब आपका बहुत अच्छे से परिचय हो गया है। सौचिक यानी दर्जी, सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। देखिए, जैसे मैं आप चित्रों के लिए बारे में कह रही थी आपसे कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर आपको संस्कृत शब्द लिखने हैं। आपके सामने सबसे पहले हाथी का चित्र है। आप जान गए होंगे हाथी को हम संस्कृत में कहते हैं गजः। उसके बाद काकः। तीसरा चित्र है चंद्रः, चंद्रमा। फिर एक ताले का चित्र है तालः, भल्लूकः और बिडालः। बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः, बिलाव, और भल्लूकः भालू। ताले को कहते हैं तालः। तालः, भल्लूकः, बिडालः। अब देखिएगा, 5वां प्रश्न इसमें है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। छोटे छोटे वाक्य शुरू हुए हैं। आपको चित्र देखकर मैंने बताया था आपको बालकः किम करोति। किम का अर्थ है क्या। आपसे ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बालक क्या करता है। आपका उत्तर उन्होंने यथा करके आपको उत्तर दिखाया है। बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वः एक वचन में था। एक घोड़ा किम करोति होता यदि एक वचन में मैं प्रश्न पूछती, घोड़ा क्या करता है। लेकिन चित्र में आपके 2 घोड़े हैं, अर्थात द्विवचन है। अश्वौ किम कुरुतः, 2 घोड़े क्या करते हैं। 2 घोड़े दौड़ते हैं। तो दौड़ने के लिए हमने धातु पढ़ी थी धावतः। धावती धाव धातु है, धाव का अर्थ है दौड़ना। धावती धावतः, क्योंकि 2 घोड़े दौड़ रहे हैं तो अश्वौ धावतः। प्रश्न से आपने उतना अंश जरूर ले लेना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे अश्वौ हमने क्वेश्चन से ही लेना है। किम कुरुतः, किम नहीं लेना दोबारा से उत्तर में। किम का अर्थ है क्या करते हैं, घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः। अब आया कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। पाठ में आपने पढ़ा था शुनक शब्द, मैंने आपको बताया था उसका ही पर्यायवाची है कुक्कुर।
और यहाँ पर है कुकुराः, कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः, बहुवचन में था, बहुत से कुत्ते, तो 3 कुत्ते दिखाए गए हैं चित्र में। कुकुराः किं कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, कुकुराः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। अब अगले चित्र में 2 छात्र खड़े हैं, आप देखेंगे, तो छात्रौ किं कुरुतः, अब यहाँ पर दोनों छात्र खड़े हैं, तो छात्रौ तिष्ठतः, 2 छात्र खड़े हैं। एक नया रूप है आपके पास सामने, स्था धातु का अर्थ है ठहरना, खड़े रहना, उसका रूप ही बनता है तिष्ठतः। कुछ नए शब्दों को, नई धातुओं को याद करने में आपको कुछ दिन लगे, तो ये प्रयास करना बहुत अच्छा लगेगा। और शिक्षिका का अभिवादन भी सदैव नमो नमः से कीजिए कि हम आपका अभिवादन करते हैं, हम आपका नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं जो संसार की सबसे समृद्ध और मानक भाषा है। ऐसा विदेशी अध्ययनकर्ताओं ने भी कहा है। तो आपके लिए गर्व का विषय है कि आप संस्कृत के अब छात्र हैं और आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। जैसे कोई भी नई भाषा सीखने में हमें अच्छा लगता है, वैसे ही संस्कृत का अध्ययन करके आपको अवश्य अच्छा लगेगा। आगामी देखिएगा शब्द है, प्रश्न है आपका, किसान आपके चित्र में बनाया गया है। मैंने आपको कहा था चित्र देखकर ही हमें, यदि मैं हिंदी में ही आपसे पूछूं कि किसान क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे, हल जोतता है या खेत को जोतता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है, या कर्षति भी लिख देंगे तो भी जोतता है। आप मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न का अंश देखिए, गजौ किम कुरुतः, द्विवचन में है क्योंकि 2 हाथी दिखाए हैं चित्र में। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या करते हैं। 2 हाथी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि दौड़ रहे होते तो मैं कहती धावतः, 2 हाथी दौड़ते हैं। यहाँ दौड़ नहीं रहे, चल रहे हैं, तो हम कहेंगे गजौ चलतः। ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर क्या होगा, गजौ चलतः। आपको पहले ही दूसरे पाठ में ही मैं वाक्यों पर ले आई हूँ, लेकिन वाक्य बहुत सरल हैं। चित्र देखकर आप बड़ी सरलता से क्रिया जोड़कर कि कौन क्या कर रहा है चित्र में, उस वाक्य को बना सकते हैं। और छठा प्रश्न भी बहुत सरल है, आपको इसमें केवल मात्र कर्ता के साथ क्रिया जोड़नी है। जो काम कर रहा है व्यक्ति या जो भी है आपके सामने कर्ता, उसके साथ मात्र क्रिया जोड़ने से संस्कृत का सरल सा वाक्य बन जाएगा। अस्तंभ को एक वालम को बी के सामने से लिखने से आंसर बन जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, गजाः, अब हाथी जो है नृत्यंती नहीं होगा, नाचते नहीं हैं। हाथी क्या करते हैं, आपने ध्यान दिया, गजाः क्या होगा, चलंती, बहुवचन में है, गजाः चलंती, हाथी चलते हैं। सिंगौ, 2 शेर क्या करते हैं, द्विवचन में है, गर्जतः। आप हिंदी से, आपको मैंने बताया देवनागरी लिपि ही है संस्कृत की भी। यदि आप गर्जना करते हैं, हिंदी में गर्जता है हाथी, शेर गरजता है, हाथी चलता है, शेर गरजता है। इस तरह मन में सोच कर देखें तो चल धातु भी वही है, गजाः चलन्ति, सिंगौ गर्जतः, गायकः गायति। उसके बाद देखिएगा, बालकौ पठतः, 2 बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। तो ये बड़ी सरलता से बेटे आप कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सरलता से इस पाठ को पढ़ते जाएं, नए शब्दों को सीखते जाएं। अब आगामी शब्द में आपको मंजूषा शब्द आया है। आप संस्कृत में लगभग परीक्षा में भी और हर प्रश्न में देखेंगे लिखा हुआ शब्द मंजूषा, जिसका अर्थ है शब्दों की पिटारी, जिसे हम इंग्लिश में क्लू बॉक्स कहते हैं। इसमें आपके उत्तर के क्लूज दिए होंगे, मात्र केवल एक अंतर होगा, ये जम्बल्ड क्लूज होंगे, आगे पीछे होंगे। आपको क्रम से देखना है। जैसे मोर के लिए हम क्या कहते हैं, नाचते हैं, नृत्यंती। मन में शब्दों को देखिए, और इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, मंजूषा के शब्दों पर उस प्रश्न के शब्द का नंबर डालते जाइए। जैसे मयूराः, उदाहरण के लिए मयूराः नृत्यन्ति, ताकि आपको वो शब्द बार बार देखकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो
किसी तरह का कोई भ्रम ना हो कि शब्द का किसी और जगह तो नहीं प्रयोग हो सकता। यदि आपने उस भ्रम को हटाना है तो उस शब्द के ऊपर आप प्रश्न वाला नंबर भले ही क लिख लीजिए, मयूराः नृत्यन्ति। ख भाग देखिए, गजौ अभी आपने पढ़ा द्विवचन में है, चलती एक वचन में होगा, चलतः दो हाथी चलते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं, तो फलंती उसके लिए हमारे पास क्रिया है, वृक्षाः फलंती। घ देखिए, सिंहौ दो शेर क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, सिंहौ अभी भी पिछले प्रश्न में भी किया था, गर्जतः दो शेर दहाड़ते हैं। वानरः वानरः खादति अश्वः धावति। अगर ऐसा प्रश्न हो कि अश्वः खादति वानरः धावति तो भी अशुद्ध नहीं होगा, पर ज़्यादा उपयुक्त उत्तर क्या होगा? वानरः खादति अश्वः धावति। मुझे लगता है आपको इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। पहले हम मन में अर्थ कर लेंगे जो हमारे पास क्लू बॉक्स में शब्द दिए गए हैं मंजूषा में, और उन पदों को हम देखकर, आप पद शब्द देख रहे हैं संस्कृत में। संस्कृत में पदम का अर्थ होता है सुप्तिगंतम पदम, जिसमें भी कोई शब्द रूप या धातु रूप लगा है वो पद बन जाता है। और इन पदों को लेकर के, इन शब्दों को लेकर के हमने चित्वा का अर्थ है चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आप पहले प्रश्नों को अर्थों को जान लेंगे, फिर उसके बाद यदि प्रश्न का अर्थ एक बार आपको समझ आ गया, मंजूषातः पदम चित्वा, मंजूषा से शब्द को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयन्, रिक्त स्थानों को भरिए। एक बार यदि आपको प्रश्न नहीं समझ आया संस्कृत में, अपनी अध्यापिका से 2-3 पाठों में पूछते रहिए। जब आप 2-3 पाठ पढ़ लेंगे आपको स्वयं याद आ जाएगा कि किस प्रश्न का क्या अर्थ है, किस प्रश्न में आपसे क्या उत्तर की अपेक्षा की जा रही है, उसमें आपके लिए कौन सा आंसर लिखना है। आप, मुझे लगता है ये इतना आपके लिए बहुत सरल पाठ होगा, समझना आपके लिए बहुत सुकर होगा। अब इसका अंतिम प्रश्न केवल मात्र मैं छोड़ रही हूँ, अगले पाठ के साथ मैं लूँगी, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इसमें सह, तौ और ते शब्द है। ये आपका आज का गृह कार्य भी है। सह जो है वो संस्कृत में एक वचन के लिए आता है, सह वह बालक एक, तौ वे 2 बालक, ते है बहुवचन के लिए, वे सब। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, एक बालक पढ़ता है, सह पठति। 2 बालक पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे 2 पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अनुवाद क्या होगा? सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे 2 पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। क्रिया भी साथ साथ चलेगी। क्रिया में रूप आप ध्यान दे रहे हैं, पठति एक वचन के साथ, पठतः द्विवचन के साथ, पठन्ति बहुवचन के साथ। जैसे इस पाठ के अंत में भी आप देखिए, ध्यातव्य में बहुत सरल रूप में दिया गया है। जैसे हमने पाठ शुरू किया था कि संस्कृत भाषा में संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगश्च। इस पाठ में हमने पुल्लिंग का अध्ययन किया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। दूसरा पाठ बच्चों हमारा स्त्रीलिंग का है, और तृतीय पाठ शब्द परिचय नपुंसकलिंग का है। इसी प्रकार से ख में देखिए, ख में वाक्य में लिखा है आपके, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसे इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में पढ़ते हैं। उसी को संस्कृत में प्रथम, मध्यम और उत्तम करते हैं। केवल मात्र लिखने में अंतर आता है, वो मैं आपको जब हम धातु रूप याद करेंगे तब सिखाऊंगी, क्योंकि इसमें उत्तम पुरुष मैं, उत्तम पुरुष मैं है, मध्यम पुरुष तुम है, और वह के लिए प्रथम पुरुष है। ये इसके भ्रम में नहीं आएगा। केवल मात्र अभी आपको ये याद रखना है, कोई भी आपसे पूछे कितने लिंग, कितने पुरुष और कितने वचन हैं, उत्तर है, तीनों का उत्तर है 3। 3 पुरुष हैं, 3 लिंग है और 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद। आशा है आपको संस्कृत समझ आ गई होगी, और समझ यदि नहीं आई, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो बड़ी सरलता से आप समझना प्रारंभ कर देंगे। आपके लिए नई भाषा है, जितनी आवश्यकता हो आप इस लेसन को, इस पाठ की आवृत्ति कीजिए, इसको पुनः सुनिए और आप बड़ी सरलता से इसे समझ जाएंगे। नमस्कार। ये इन दिनों में आपके घर में रहने की बहुत आवश्यकता है। माँ आपकी प्रथम गुरु है। माँ को अभिवादन कीजिए, माँ को अपने पास बिठाइए,
ठीक उसी तरह जैसे क्लास में आप अपने टीचर की कहना मानते हैं, माता पिता का कहना मानिए। आप अच्छे बच्चे हैं और इन पाठों का अध्ययन कीजिए और घर में रहकर सुरक्षित रहकर इन कोरोना के दुखद नहीं कठिन क्षणों को बिताइए और इन्हें दुखद नहीं सुखद क्षणों में परिवर्तित कीजिए, क्योंकि परिवार के साथ बैठने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। आपके लिए ये हमारी सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शुभेच्छा है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और अपने अध्ययन में भी निर्बाध रूप से बाधा रहित होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। शुभ दिवस।